साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत यूं तो आज बेहद गंभीर विषय है रूस यूक्रेन में तनाव के संदर्भ में, जहां पे हालात दिन ब दिन घड़ी ब घड़ी बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में दो अहम विषय हमारे जहन में दस्तक दे रहे थे, जिनके संदर्भ में लगता है कि बात किया जाना बेहद जरूरी है। ये दोनों ही विषय जुड़े हुए हैं 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। एक विषय पंजाब के संदर्भ में, जहां के लेकर देश के प्रख्यात कवि कुमार विश्वास अचानक राजनीतिक बयान को देकर चर्चा में आ गए। उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने एक समय उनसे कहा था कि या तो वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या स्वतंत्र खालिस्तानी राष्ट्र के प्रधानमंत्री। मजे की बात यह है कि ये बयान कुमार विश्वास ने जिस संदर्भ में दिया है, उसका हवाला वो 6 साल पुरानी घटना के संदर्भ में दे रहे हैं। पंजाब में यूं तो मतदान हो चुका है, लेकिन कुमार विश्वास एक प्रख्यात कवि हैं। देश के तमाम राजनेताओं ने उनके बयान को बड़ी गंभीरता से लिए जाने को दर्शाने की कोशिश की हद यहां तक हुई कि देश के गृह मंत्रालय ने कुमार विश्वास की सुरक्षा की समीक्षा भी कर ली और साथ ही साथ इस बयान के एवज में उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला भी ले लिया। बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस संदर्भ में बात करें कि इस बयान के मायने क्या है। दूसरा विषय भी हमारा खासा महत्वपूर्ण है। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर विभिन्न चरणों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। वहां पर एक बड़ी राजनीतिक ताकत है, मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है साइकिल। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव चिन्ह को ही निशाने पर लिया है। उन्होंने जानना चाहा है कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा चुनाव चिन्ह क्यों चुना जिसने तमाम आतंकी हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमाम आतंकी हमले जो हुए हैं उनमें साइकिल का इस्तेमाल किया गया। समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री का ये कहा हुआ क्या मायने रखता है। लेकिन पहले चरण में बात पंजाब के संदर्भ में है, जहां पर कुमार विश्वास अचानक चर्चाओं की सुर्खियों में आए हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह केजरीवाल के संदर्भ में वाकई एक गंभीर किस्म का खुलासा है, या राज्यसभा में न पहुंच जाने की भड़ास इस बयान के माध्यम से कुमार विश्वास ने अभिव्यक्त तो की, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसे सुनहरा अवसर मान भुनाने की कोशिश की। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और प्रथम चरण की बातचीत शुरू करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि विक्रीते करणी अंकुशे किम विवाद, अर्थात हाथी बेच डालने के बाद अंकुश पर क्या विवाद। यह संस्कृत की लोकोक्ति है, पर कुमार विश्वास इसे याद नहीं रख सके। उन्होंने जब राजनीति छोड़ दी, आम आदमी पार्टी छोड़ दी, तो बात छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन एक टीस है उन्हें। राजनीतिक पारी की असफलता कुमार विश्वास को कहीं ना कहीं तड़पाती है और इस प्रकार का बयान देने के लिए क्या बाध्य कर देती है, समझने की कोशिश करेंगे। हमें समझाने के लिए 3 खास मेहमान हैं। रमन चांदी जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सुरेंद्र कंवल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और साथ ही प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दोनों बयान सुनते हैं, क्या कुछ कुमार विश्वास ने कहा और उसकी प्रतिक्रिया में क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और फिर चलते हैं रमन चांदी जी के पास, क्योंकि आरोप के घेरे में है आप, अर्थात आम आदमी पार्टी। भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली, जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है, कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। तो ये परस्पर दलीलें हैं।
कुमार विश्वास अचंभित रह गए, क्या कुछ ऐसा बोला गया? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कितने अचंभित हैं रमन चांदी जी इस खुलासे से? कैसे नेता के साथ काम कर रहे हैं आप? किस प्रकार का आपका राष्ट्रीय संयोजक है? किस व्यक्ति को आपने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बैठाया हुआ है? ऐसी अलगाववादी सोच जिनके जहन में बसी हुई है, क्या कहते हैं रमन जी? जी देखिए सर, बात ऐसे है, ऐसा व्यक्ति हमें बार बार मिले, अनेकों बार मिले, हम उसके साथ काम करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। ये जो लोग हैं इनके हाथ कुछ नहीं लगा, ना ही सामाजिक तौर पर और ना ही आम आदमी पार्टी में। तो कहने का मतलब है, आप देखिए जिन बातों को लेकर 2017 में अरविंद केजरीवाल जी पर ब्लेम लगे थे, अगर हम उसका बारीकी से जांच करें जी, जो लोग कहते हैं विरोधी, जितने भी है विरोधी, वो ये कहते हैं कि वो उग्रवादी आतंकवादी था। किसी ने ये नहीं सोचा, किसी ने ये नहीं देखा कि वो संविधान के मुताबिक कोर्ट से बरी हुआ व्यक्ति है, उसको बरी किया गया है। उन जो उसको उस समय पुराने समय में उस पर ब्लेम लगे थे, तो फिर आतंकवादी कैसे मान ले उसको? जी, इन विरोधियों के पास आम आदमी पार्टी को लेकर, श्री अरविंद केजरीवाल जी को लेकर कोई भी बात नहीं है कहने के लिए। जब जी चाहे इसको, आप देखिए कुमार विश्वास जी को ये पहली बात तो ये चाहिए ही नहीं था, ये विरोधियों के साथ मिल चुके हैं। इन्होंने आने वाले समय में कोई ना कोई प्लान बनाया होगा कि ये काम ले लेंगे मोदी जी से, राहुल जी से नजदीकियां बना लेंगे। सियासत कितनी गंदी हो चुकी है हमारे देश की, ये हम ही जानते हैं जी। तो केजरीवाल जी ऐसे इंसान नहीं है। कितना काम किया है दिल्ली में, देखिए सरकार बनने जा रही है पंजाब में, ये जो सभी बोल रहे हैं, अब आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मजीठिया जी ने कल 6 बजे के बाद पहला ही बयान क्या दिया कि हम भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे जी। तो फिर ये लोगों को बुद्धू बनाते रहे हैं। लोग सभी को समझते हैं, लोग जानते हैं इनकी ऐसी गंदी चालों को, इसीलिए इनको लोग अब अपने साथ नहीं रखना चाहते कि ऐसे गंदे बातों से दाएं बाएं ना हो। अभी तो बातचीत के केंद्र में सम्माननीय केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी के संदर्भ में आरोप है कि वो खालिस्तानियों का समर्थन लेते हैं, जो खालिस्तान के पक्ष की बात करते हैं, अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, अलगाववादियों के प्रति सद्भावना रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके प्रति सद्भावना रखने से पंजाब में सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। दिग्विजय सिंह है, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा एक ही तो मांग थी केजरीवाल से, खालिस्तान आंदोलन के खिलाफ बयान जारी करें। हिम्मत नहीं जुटा पाए केजरीवाल। क्या कहते हैं आप इस मौन के संदर्भ में? वह तो स्वयं को अपने आप को स्वीट आतंकवादी कह के ही खुश हो ले रहे हैं। समर्थन नहीं है केजरीवाल जी के द्वारा ही है कुमार विश्वास की बातों का? देखिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है जी। 2017 से लेकर ये 3 दिन पहले तक विरोधी कहाँ थे? कभी आप उठाकर देख लीजिए, सभी बातें मीडिया, चाहे कोई प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कभी किसी ने बात उठाई कि केजरीवाल जी वहां जाते हैं? जी। एन मौके पर इलेक्शन के टाइम भी ऐसी बातें क्यों निकल कर आती हैं कि लोगों को इनकी तरफ से दूर किया जाए जी। और कुछ नहीं है, बात सिर्फ वोट बैंक की है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, बार बार यही कह के रमन चांदी जी बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल इस बात का है भाई कि ये आरोप ना तो भाजपा का है ना कांग्रेस का है, ये आरोप केजरीवाल जी के पुराने विश्वस्त सहयोगी देश के प्रख्यात कवि कुमार विश्वास का है। सुरेंद्र कमल जी से समझने की कोशिश करता है कितनी गंभीरता से लिया भाजपा ने इस आरोप को, अफसर के रूप में लिया या देश के सम्मुख एक गंभीर प्रश्न के तौर पर लिया? सुरेंद्र जी। जी नमस्कार जी भैया जी, थैंक यू, आपने मेरे को लिया इस स्टेशन में। देखिए पहले तो पंजाब को समझने में ये सभी लोग गलती कर रहे हैं जी। मैं अमृतसर से हूँ जी, क्योंकि पंजाब एक, जैसे कुमार विश्वास जी ने बोला कि पंजाब एक इमोशन है, पंजाबियत एक भावना है, तो ये बात उतनी ही सच है जैसे दीवार पे लिखी हुई हो। और वो बात जो है, सभी इस बात को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पंजाब एक भावना है,
लेकिन पंजाब को समझना, अभी ये लोग पंजाब को समझने में समक्ष नहीं है। देखिए, पंजाब को जब तोड़ने की बात आती है, पंजाब को जब खालिस्तान की बात आती है, तो आप देखो, पहले तो पंजाब को इस ढंग से समझना पड़ेगा कि पंजाब ने पहले 47 हंडाई, जब पंजाब के 2 टुकड़े हुए, तब भारत और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हुए, पंजाब के टुकड़े हुए। उसके बाद 61 की जंग हुई, उसके बाद 84 जब कांग्रेस ने जब दरबार साहब के ऊपर हमला किया, उसके बाद इसके नौजवानों को जो बेदोष थे उनके साथ जो इन लोगों ने उनके कत्ल किए, है ना। उसके बाद जब इंदिरा गांधी दिल्ली में उनका कत्ल हुआ, तो उसके बाद जो सिख जीनोसाइड हुई, तो पंजाब ने हर दहाके के बाद क्या अपनी पीठ पे हंडाया है, इन लोगों को ये नहीं पता है। ये सिर्फ पंजाब की भावना के साथ खेल रहे हैं। तो ये तो बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है जो अभी कुमार विश्वास साहब ने बोली है कि केजरीवाल के दिमाग में ये बात है कि मैं फिर खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या मैं खालिस्तान का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो व्हाट अ शेमफुल थिंग कि भारत की एकता और अखंडता के साथ ये खेलना चाहते हैं। तो जी मेरा एक सवाल है, क्या है कुमार विश्वास? एक कुंठित कवि जो राजनीति के मैदान में आया और राज्यसभा के लिए मचलता रहा, नहीं मिली तो अपनी ही पार्टी अपने ही नेता के खिलाफ हो गया। कौन है अरविंद केजरीवाल? वह शख्स जो देश की राजधानी में लगातार 3 मरतबा जनता का विश्वास सर्वाधिक मतों के रूप में प्राप्त करने में कामयाब रहा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, उस पर आपको एतबार नहीं है, उस पर आपको भरोसा नहीं है, उस पर आपको यकीन नहीं है। एक व्यक्ति जिसने राज्यसभा न मिलने के चलते अपने ही लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसकी बात पर एतबार है। थोड़ा इसमें खुलासा करेंगी? देखिए, कुमार विश्वास जी को इतने लोग सुनते हैं ना, वो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, वो एक शायर है। तो शायर ऐसा नहीं होता कि उसको कुछ हुआ तो उसने बात कर दी, वो बड़ा चिंतक होता है। एक साइकोलॉजिकल इसकी बात को अगर पढ़ा जाए ना, तो शायर ज्यादा अगर कहते हैं ना, जैसे एक बड़ा व्यक्ति कहे जब एक राजनीतिक, क्योंकि शायर ने वो इतनी लोगों के बीच देखा है। शायर ये कि वो झुटले सुना के शायर बन गया, जहाँ वो हंसी मजाक वाली, वो एक संजीव बात कर रहा है। तो दूसरी बात ये है कि जब उसको राजनेता का वो पद नहीं मिला तो उसने ऐसा किया। अरे राजनेता से तो बड़ी जो शख्सियत है कि कवि की होती है, राजनेता तो उसके आगे कुछ भी नहीं होते। तो वो उन दिनों की बातें कर रहा है जब वो मतलब असलियत, क्योंकि अगर बंदे की असलियत जाननी हो तो उसके दोस्तों से ही जानी जा सकती है। तो मेरा एक और सवाल सुरेंद्र जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। नेता पे एतबार थोड़ी करते हैं, शायर पे करते हैं। कभी बहुत बड़ी चीज होता है नेता के मुकाबले। अब मेरा आपसे सवाल है कि वो बता रहे हैं कि ये 2016 की बात है, आज है 2022। 6 साल तक देश के खिलाफ ऐसे खूंखार विचार रखने वाले शख्स के संदर्भ में कुमार विश्वास मौन रहे। क्या सुरेंद्र कंवल जी मांग करती हैं कि कुमार विश्वास के खिलाफ देश की शासन व्यवस्था को कार्रवाई करनी चाहिए? एक व्यक्ति जो आतंकियों का समर्थक है, एक व्यक्ति जो देश के टुकड़े चाहता है, उसके खिलाफ पुलिस में मामला देने के स्थान पर कुमार विश्वास 6 साल तक चुनाव होने का इंतजार करते रहे। क्या कुमार विश्वास के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है सुरेंद्र जी? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को सुरक्षा देने के स्थान पर इस व्यक्ति को कटघरे में लेना चाहिए? बिल्कुल कटघरे में लेना चाहिए, क्योंकि देखिए केजरीवाल अगर ये सारा कुछ मंशा रखते हैं ऐसी, तो आज नहीं बोल, वो तब के बोल रहे हैं। देखिए, तो एक बात और, कुमार विश्वास एक पर्सन नहीं है जो केजरीवाल के साथ से हटा है। बहुत सारे लोगों की एक लंबी लिस्ट है जो इनिशियल मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, जो स्वराज के ऊपर पहरा देते थे। जब स्वराज टूटा तो रह गया केजरीवाल। केजरीवाल अकेला क्यों रह गया? क्योंकि उसकी मंशा स्वराज की नहीं थी, जो धीरे धीरे बाहर आ रही है। तो देखो कितने लोग हैं, आपको उंगलों पे गिन के बता सकती हूँ मैं कि कितने लोग हैं जिन्होंने केजरीवाल की ऐसी भ्रष्ट नीतियों की वजह से ही केजरीवाल को छोड़ दिया है। अभी जो वो लोगों के साथ एक गलबा बना के वो आगे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो झूठ की राजनीति है सारी की सारी। ये हम लोगों को समझना चाहिए। वो झूठ की राजनीति ये हमें समझना चाहिए। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी के पास आता हूं और प्रेम कुमार जी आपसे समझना चाहता हूं, किस पे यकीन करें, किस पे यकीन ना करें? आप तो सुधी पत्रकार हैं, शायद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे। अपने निष्कर्ष को साझा करें तो आगे की बातचीत को बढ़ाएं। सर मैं ये कहता हूं कि
खालिस्तान से मतलब क्या है? एक सिख कंट्री, एक कंट्री फॉर सिख्स, जी, यही तो खालिस्तान का कॉन्सेप्ट है जी। तो अगर ये बात कुमार विश्वास ने नवजोत सिंह सिद्धू के हवाले से कह दी होती कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा कहा, तो शायद कुछ लोग मान जाते कि नवजोत सिंह सिद्धू बाजवा से झप्पी ले रहे थे, कि नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को बड़ा भाई बता रहे थे। तो ये भी हो सकता है कि वो खालिस्तान बना करके प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख सकते। लेकिन बताइए, एक नॉन सिख जो सिख नहीं है वो सिख कंट्री का प्रमुख होने का सपना देख रहा हो, ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या है सर? जी, इससे बड़ी हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी हास्यास्पद बात ये हो सकती है प्रेम कुमार जी, को उसे बड़ी संजीदगी से लिया जाए। चरणजीत सिंह चन्नी इसकी जांच की मांग करें। देश का गृह मंत्रालय इसके कारण से माननीय कुमार विश्वास को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दे। तमाम लोग पूरी संजीदगी से आज ही चाह रहे हैं कि केजरीवाल का काम इसी में तमाम हो जाए। मेरा आपसे सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल को रोक पाने के बाकी सारे तरीके विफल हो गए हैं, जिसके चलते ये बुझा हुआ कारतूस भी लोगों को AK-47 के मुताबिक महसूस होने लगा? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये राजनीतिक पहल है जो कुमार विश्वास के बयान से या उनके कंधे पर या उन्होंने एक अवसर दिया जिसको राजनीति ने लपका। और मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस भी उतनी ही गुनहगार है उस मामले में कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को देशद्रोह बताने में कोई मौका नहीं छोड़ती, हर तुरंत देशद्रोही घोषित कर देती है और आतंकवाद समर्थक और पाकिस्तान समर्थक और चीन समर्थक घोषित कर देती है। इस मामले में कांग्रेस ने भी यही किया है। अच्छा होता कि कांग्रेस का बयान कुछ इस तरह होता कि विश्वास जो कह रहे हैं वो अविश्वसनीय है और लेकिन फिर भी गंभीर है और इस मामले की जांच की जाए और सही बात सामने लाई जाए, तो ये बात थोड़ी तटस्थता के साथ होती। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने चिट्ठी लिख करके एक तरह से आम आदमी पार्टी को राजनीतिक लाभ लेने का अवसर दिया और ये बीजेपी के ट्रैप में कांग्रेस फंस गई। ये सारा जो ट्रैप है बीजेपी के ट्रैप में कांग्रेस फंस गई, ये प्रेम कुमार जी कहना है। प्रेम कुमार जी, एक और बात आपसे करता हूं, उसके बाद रमन चांदी जी के पास चलता हूं। क्या कुमार विश्वास का 6 साल पुरानी घटना का उल्लेख करके यह बयान दिया जाना आप अनायास मानते हैं? यह एक राजनीतिक चाल का हिस्सा, पहला सवाल। और दूसरा आपसे जानना यह है कि क्या अगर यह राजनीतिक चाल है तो इसके मायने हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा पंजाब में हासिल करने जा रही है जिससे उनके विरोधी बौखला गए हैं और इसलिए इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश हुई है? दो सवाल आपसे। जी प्रेम जी। अच्छा, सवाल मुझसे है? जी मेरा ये मानना है, देखिए ये जो पूरी राजनीति हुई है, लोग चुनाव खत्म होगा बात खत्म हो जाएगी, उस किस्म की राजनीति है जी। इसमें देखिए कुमार विश्वास ने भी, वो तो महत्वाकांक्षा की प्रतिमूर्ति है और पूरा इतिहास बताता है, हम लोग भी जानते हैं उनको। कैमरा देख करके वो कितने कैमरा प्रेमी है, वो देश देखता रहा है, हम लोग देखते रहे। तो एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के हिसाब से ये राजनीति ने एक अवसरवाद पैदा किया। आप देखिएगा ना, चुनाव खत्म हो गई और आगे ये बात खत्म हो जाएगी और इसी वजह से मैं इसको इसी रूप में लेता हूं। इससे पहले इस तरह से भी देखता हूं, जैसे बंगाल में घुसपैठिया का सवाल कितना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। आज कोई घुसपैठिया की बात कर रहा है क्या? आज कोई ममता बनर्जी को बता रहा है कि बांग्लादेश से बुला करके यहाँ बसा रही है? इस तरह की बातें कोई नहीं कर रहा, सब भूल गए लोग। आतंक की चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में, इसलिए कि अभी इलेक्शन के फेजेज बाकी हैं। पंजाब में भी यह मुद्दा सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए और कांग्रेस को डैमेज करने के लिए उठाया गया और कांग्रेस उस ट्रैप में फंस गई। यही बात मैं दोहरा रहा हूं सर आपके उस प्रश्न के जवाब में भी। जी, ट्रैप में फंस गई कांग्रेस। लेकिन मैं जो आना चाहता हूं रमन चांदी जी, आम आदमी पार्टी ने सबूत मांगे। कुमार विश्वास ने कमाल की बात कही, उन्होंने कहा उस आत्ममुग्ध इंसान के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारी खून पसीने की बनाई पार्टी की सरकारों के बाद आए हैं मलाई चाटने। उन चिंटियों से कहना है कि अपने आका को भेजो, अगर औकात है तो आए सामान लेकर, मैं भी आता हूं सामान लेकर। चिंटू करार दिया रमन चांदी जी आप तमाम लोगों को। जानना ये चाहता हूं कि केजरीवाल
इतने गंभीर किस्म के आरोपों पर भी उतना खुलकर नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए वातावरण में ऐसा आ रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। ये काला क्या है? देखिए माशू जी, रिएक्शन की जो बात आप कर रहे हो जी, केजरीवाल बिना बात के रिएक्शन क्यों दें जब किसी बात में कोई दम ही नहीं है। देखिए, खालिस्तान वाली बात बोलने में आसान लगती है जी, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा है। देखिए, जब पुराने समय में ये 25-30 साल पहले खालिस्तान की डिमांड हो रही थी पंजाब में, तो पंजाब किन हालातों से गुजरा था जी। क्या आपको ये लगता है कि केजरीवाल जी इतने हल्के हैं जी? जो मुंह उठाए बात बोल दे उनके खिलाफ? देखिए, इस बात को देखिए, जो बात देश की जनता को समझनी चाहिए, कुमार विश्वास जी के बोलते ही इसका रिएक्शन राहुल गांधी जी ने दिया, देश के प्राइम मिनिस्टर ने दिया, जो कभी जल्दी से जल्दी बोलते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये सभी बातें सोचनी पड़ेंगी। इसका मतलब रमन चांदी जी ये है कि देश के सबसे महंगे कवि हैं कुमार विश्वास। उनकी एक कविता पर लाखों लोग अपनी जान न्यौछावर करने के लिए मचल जाते हैं। कुमार विश्वास वो नाम रहा है जिनको आप अपने साथ ब्रांड इमेज बनाने के लिए लेकर घुमा करते थे। तो अब उन कुमार विश्वास ने कुछ कहा है तो उसे अनदेखा कैसे किया जा सकता है? देखिए, तभी तो देखिए उनसे बयान दिलवाया गया है जी। आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि देश की सर्वोच्च जो अदालत है उसका कोई आप किसी जज को, रिटायर्ड जज को लगा दीजिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन इसके संदर्भ में ये बात भी होनी चाहिए कि अगर ये बात झूठी निकली जी तो फिर कुमार विश्वास जी को सजा क्या मिलनी चाहिए जी। तो इस बात को भी बराबर रखकर चलना चाहिए। तो आप कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? कुमार विश्वास ने आपके सर्वोच्च नेता को इतने गंभीर किस्म के आरोपों के माध्यम से कटघरे में खड़ा कर दिया रमन चांदी जी, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? एक पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपसे, इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल है आपसे, वो यह कि कुमार विश्वास के द्वारा लगाए गए आरोप और तमाम अन्य दलों के द्वारा उसके प्रति दिखाई गई गंभीरता ने पंजाब में आम आदमी की पार्टी की संभावनाओं को कितना प्रभावित किया? दो सवाल। देखिए, मैं कुमार विश्वास जी की इन बातों को, ये मुद्दाहीन बातें हैं जी। अगर ये चाहते हैं कि इलेक्शन के 2 या 3 दिन पहले ऐसे बयान देकर आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने से रोक पाएंगे तो ये तो नहीं होगा भाई। अब एग्जिट पोल आ रहे हैं, आप देख लीजिए, कोई कुछ कर ले कोई कुछ, लेकिन पंजाब की जनता बदलाव चाहती थी, उन्होंने बदलाव को वोट दिया है। पोलिंग हो चुकी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, पूर्ण बहुमत से बनेगी। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही आम आदमी पार्टी को और ना ही केजरीवाल जी को। वो अच्छा काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। सरकार बन रही है। कुल मिला के रमन चांदी जी अभिभूत हैं। सुरेंद्र कंवल जी, आपके पास आता हूं। इतने गंभीर आरोप, इसके बाद भी रमन चांदी जी का भरोसा सरकार हमारी बनने जा रही है। क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने पर मोहर लगा दी पंजाब ने? देखिए, अगर ये बातें इन लोगों को समझ नहीं आ रही तो जो फंडिंग का मामला था जी, फंडिंग जितनी हुई थी बाहर से लास्ट, तो वो अगर सारी की सारी अगर उसके खुलासे तो जो बातें कह रही हैं कि ये आरोप हैं वो सारे के सारे साबित हो जाएंगे। दूसरी बात, वो कह रही हैं कि मैं एक स्वीट आतंकवादी हूँ। जो हुआ ही आतंकवादी, वो स्वीट कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने आतंकी काम करने हैं लेकिन स्वीटनेस से करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को लफ्जों में उलझाने में ये बिल्कुल माहिर हो चुके हैं। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल अगर कहते हैं कि मैं क्या कहते हैं भगत सिंह का फॉलोअर हूँ, तो भगत सिंह, इनको पता है पंजाब के लोग भगत सिंह को बहुत प्यार करते हैं, तो ये अपना भगत सिंह इन हिसाब से बेचना चाहते हैं पंजाब में, जो इन्होंने खूब बेचा और उससे खूब कमाई करी। तो ये जो खालिस्तान वाला फंडा है, ये बिल्कुल जितनी फंडिंग हुई थी लास्ट टाइम, वो एक बार चेक करवाई जाए तो ये लोग दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बिल्कुल। पर सुरेंद्र जी, एक बात नहीं समझ पा रहा, देश में सरकार आपकी पार्टी की और आप बार बार बोल रही है अगर जांच करवाएं, तो आपकी पार्टी ने जांच क्यों नहीं करवाया? आपकी सरकार ने जांच क्यों नहीं करवाई केजरीवाल के संदर्भ में?
खुलासे हो रहे हैं, जैसे रवि जी का जो कुमार विश्वास का जो है बात जी, जो बात अभी से उन्होंने करनी शुरू की है, जो अब नहीं करनी शुरू की। सुरेंद्र जी, मैं एक सवाल आपसे करता हूं। वो बता रहे हैं कि ये घटना, ये बयान 2016 का है। 2017 में पंजाब में चुनाव हो लिए, उसके बाद 2018-19 में दिल्ली में विधानसभा लोकसभा चुनाव हो लिए। इस दौरान कुमार विश्वास नहीं बोले, अब बोले कुमार विश्वास की ईमानदारी पर। या आपको लगता है कि उस समय वो डरते थे, अब हौसला आ गया है क्योंकि आप लोगों ने दम दे दिया है, भरोसा रखो हम साथ में हैं, हम सुरक्षा कर लेंगे, इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर बात कुछ गलत तरफ जाती है, उन्होंने जो चीजें आंखों से देखी है, तो एक समय तो आना ही था ना कि वो बाहर निकले। ऐसा ना हो ना कि बहुत देर हो जाए और इनकी जो गलत मंशाएं वो पंजाब को ले डूबे, जहां ऐसा ही हो जाए कि भारत को ही ले डूबे। जैसे उनकी मंशाएं ये बता रही हैं कि मैं एक अलग देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, एक अलग सूबे का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अब तो नई बात सामने आ रही है ना। अब देखिए, एक वीडियो वायरल हो रही थी मैम सुनीता, इनकी जो वाइफ है ना, तो वो ये कह रहे थे कि अभी जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं पंजाब में, उनके दामाद बनेंगे और भगवंत मान जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन सारा जो कार्यभार है वो सारे का सारा जो है राघव चड्ढा संभालेंगे, क्योंकि वो आने वाले उनके दामाद बन रहे हैं। तो ये परिवारवाद की जो नीति है वो आगे चल के इनकी मंशाएं बिल्कुल क्लियर साबित होंगी। क्या ऐसा नहीं था कि जब ये पार्टी शुरू हुई थी कितने सारे लोग थे? अगर हम इसको स्वराज के हिसाब से चलाते, या ये लोग इनको स्वराज के हिसाब से चलाते, तो ये परिवारवाद की नीति से बाहर निकल सकती थी। तो अब ये जो आरोप लगा रहे हैं कुमार विश्वास जी, ये बिल्कुल जायज ही, ये बिल्कुल जायज है। मैं आखिरी बातचीत के लिए प्रेम कुमार जी बताऊं। प्रेम कुमार जी, आप इत्तेफाक रखते हैं 2016 का उल्लेख 2017, 2019, 18 में नहीं होता है, सीधे 2022 में होता है। देश अब खतरे में आया, पंजाब अब खतरे में आया, इसलिए कुमार विश्वास को लगा कि मौन तोड़ना चाहिए। सर, कुमार विश्वास कैसे, माने इनकी बात को गंभीरता से लिया जाए? पहले तो सरकार के भी एक्शन पर हमें लगता है इतना बड़ा खुलासा अगर वो कर रहे हैं और इतनी गंभीर बात है कि प्रधानमंत्री को बोलनी पड़ रही है, तो सबसे पहले तो कुमार विश्वास को हिरासत में लिया जाना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी कि और कौन लोग थे, कोई दूसरा सबूत है क्या, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ताकि अरविंद केजरीवाल जी को ग्रिल किया जा सके। इतना बड़ा कांड उन्होंने कर दिया, लेकिन उल्टे उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है। ये तो उलट बांसी जिसको बोलते हैं उस तरह से हो रहा है। ये कुमार विश्वास के एक व्यक्ति को अगर वो मान लीजिए जाके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दे, फिर उनकी बात को हम गंभीरता से लें, अदरवाइज हम क्यों उनकी बात को गंभीरता से ले, और क्यों इस देश के प्रधानमंत्री ने उनकी बात को गंभीरता से लिया है, यह सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पे समझें तो भले ही नाम उनका कुमार विश्वास है, लेकिन उनकी बात पर विश्वास करना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि जिस समय पर वो ये बयान दे रहे हैं वो टाइमिंग अपने आप में सारे मामले में संदेह पैदा करती है। लेकिन उतना ही संदेह केजरीवाल की ठंडी प्रतिक्रिया भी पैदा कर रही है। इतना गंभीर आरोप लगे और व्यक्ति अपने आप को स्वीट आतंकवादी कह का बचाव करना चाहे तो संदेह होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के दामन हमेशा पाक साफ दिखने चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो शुचिता के हिमायती रहे, उन्हें इसकी प्रतिक्रिया में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिसके चलते जो कहीं आशंका के बादल घुमड़ने लगे हैं उनका निदान निकले। बाकी जहां तक रही बात कुमार विश्वास की, तो कुमार विश्वास इस दौरान औजार के रूप में दिखाई दे रहे हैं किसी और के। क्या कुमार विश्वास ने अपनी नियति इसी रूप में तय कर ली है? ये कुमार विश्वास के लिए विचार का विषय होना चाहिए। बहरहाल कुमार विश्वास के आरोपों पर पंजाब की जनता ने कितना भरोसा किया इसका पता तो हमें 10 मार्च को चलेगा। तो तब तक के लिए इंतजार करेंगे और अभी आप तीनों मेहमानों से इजाजत लेंगे। एक